हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दिस इज विकास गोयल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। आपको ये तो पता होगा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो टॉपिक करवाया था वो करवाया था हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। ठीक है, अच्छा ये टॉपिक भी आपका उसी से रिलेटेड है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने किया था कंपैरिजन इनकम के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? इनकम के बेसिस पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर क्या इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन करना ठीक है? ओनली इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन करना ठीक है क्या? और अदर एस्पेक्ट्स नहीं होने चाहिए कंपैरिजन करने के लिए जब हम किसी कंट्री को कंपैरिजन करते हैं? तो अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक चीज बताइए, जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है, तो क्या आप केवल वहां पे सैलरी देखते हो, इनकम देखते हो? क्या इनकम के अलावा जो एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे फ्रीडम हो गया, जॉब सिक्योरिटी हो गया, गुड एनवायरमेंट, ये सब चीजें चेक करते हो नहीं करते हो? करते हो ना। तो इसका मतलब क्या है कि कंट्रीज के केस में भी ये चीजें अप्लाई होती हैं। ऐसा नहीं है कि कंट्रीज को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो केवल इनकम को क्या करेंगे? कंसिडर। इनकम के अलावा भी क्या होते हैं? कुछ अदर एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे हो गया हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीजें। अब मान के चलो कोई कंट्री ऐसी है कि उस कंट्री में इनकम तो ज्यादा है लेकिन वहां पे हेल्थ फैसिलिटी है ही नहीं, एजुकेशन है ही नहीं, तो फिर वो कंट्री डेवलप होगी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। वो काहे की डेवलप होगी? ठीक है, तो इसका मतलब केवल इनकम के बेसिस पे ये बोलना कि ये कंट्री डेवलप है तो वो तो महाबेवकूफी है। मतलब उससे बड़ी बेवकूफी वाली बात कोई है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि हमको क्या पढ़ना है? इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। क्या इनकम के अलावा भी कुछ और एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमको चेक करने होते हैं क्या? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो रहा है, क्या इनकम के बेसिस पर कंपेरिजन करना ठीक है? नहीं, केवल इनकम के बेसिस पे कंपेरिजन करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो और भी अदर एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको हमको चेक करना पड़ता है, जैसे हेल्थ होगी, एजुकेशन हो गया, इन सब चीजों को भी आपको कंपैरिजन करने के लिए चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे इसमें हेल्थ को और एजुकेशन, इन सब चीजों को चेक करने के लिए कुछ आपके इंडिकेटर्स होते हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स हैं। पहला कौन सा है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। दूसरा है लिटरेसी रेट, और तीसरा कौन सा है? नेट अटेंडेंस रेशियो। ये 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो इनकम के अलावा 3 चीजें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप किसी कंट्री को क्या करते हो? कंपैरिजन करते हो। ठीक है, सही। टेबल मैं आपको बताऊंगा इनके बाद, पहले इन तीनों का मतलब बताऊंगा फिर मैं टेबल पे आऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा बात करते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है। ये इस रेट का जो रिलेशन है वो किससे? हेल्थ से। ये हमारी हेल्थ फैसिलिटी को दर्शाती है, दिखाती है कि हेल्थ फैसिलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है किसी कंट्री में। अच्छा ये होती क्या है? ये होती है बेसिकली ये है कि इसका मतलब ये होता है कि जो अभी बच्चे पैदा हुए ना ताजा ताजा, ठीक है, तो उन बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल से पहले पहले मर गए। जैसे फॉर एग्जांपल आज कुछ बच्चे पैदा हुए, 1000 बच्चे पैदा हुए आज, अभी अभी ताजा ताजा, है ना, उसमें से 200 बच्चे क्या हो गए? मर गए 1 साल होने से पहले ही। ठीक है, 1000 में से कितने बच्चे मर गए? 200। तो बताइए यहाँ पे IMR कितनी है? यहाँ पे IMR है 200। ठीक है, क्योंकि 200 बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने 1 साल की जो एज है उसको टच नहीं किया, 1 साल से पहले पहले मर गए। ठीक है, तो दिस इज द IMR। अच्छा IMR हमेशा होती है 1000 पे, पर 1000 पे, पर 100 पे नहीं होती। जैसे मान के चलो कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपकी जो IMR है वो 50 है। IMR कितनी है? 50। तो 50 का मतलब ये है कि ये 1000 में से है कि 1000 में से हर साल कितने लोग मर रहे हैं? 50 लोग मर रहे हैं, 50 बच्चे मर रहे हैं जिन्होंने 1 साल की एज को पूरा नहीं किया, 1 साल से पहले पहले मर गए हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर IMR ज्यादा रहेगी तो इसका मतलब ये कि बच्चे ज्यादा मर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी हेल्थ फैसिलिटी क्या है? बेकार है। और IMR कम है, इसका मतलब बच्चे कम मर रहे हैं, तो हेल्थ फैसिलिटी भी क्या है? हमारी अच्छी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो जिस कंट्री की रेट कम रहेगी वो कंट्री क्या रहेगी? डेवलप कंट्री रहेगी। ठीक है, दूसरा क्या है? लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब क्या है कि कितने लोग एजुकेटेड है, कितने लोग एजुकेटेड है। अच्छा लिटरेसी रेट होती है पर 100 पे, यानी कि परसेंटेज में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि लिटरेसी रेट है 60%, कितनी है? 60%। इसका मतलब ये है कि 100 में से 60 लोग एजुकेटेड हैं। 100 में से 60 लोग क्या है? एजुकेटेड हैं। ठीक है, मतलब 60 लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अच्छा एक बताइए, जितनी लिटरेसी रेट ज्यादा होगी इसका मतलब क्या होगा? उतने ज्यादा लोग क्या है? एजुकेटेड है। और जितनी कम होगी उतने कम लोग एजुकेटेड है। ठीक है, अच्छा लिटरेसी रेट ज्यादा होगी तो एजुकेशन भी क्या होगी? ज्यादा, और कंट्री भी क्या होगी? ज्यादा क्या होगी? डेवलप होगी। तो इसका मतलब क्या है कि लिटरेसी रेट ज्यादा होनी चाहिए, तो वही कंट्री क्या कहलाएगी? आपकी डेवलप कंट्री कहलाएगी। अच्छा लिटरेसी रेट किसकी निकलती है?
लिटरेसी रेट में हम लेते हैं कौन सा ग्रुप, कौन सी एज के बच्चे लेते हैं, हम लेते हैं बेसिकली 7 से और 7 से बड़े, ध्यान रखना 7 से छोटे नहीं लेते, 7 और 7 से बड़े लेते हैं, ठीक है। अच्छा तीसरा कौन सा है, नेट अटेंडेंस रेशियो। अब ये नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, बेसिकली इसको समझना कि यहाँ पे ये है कि अब कुछ बच्चे होते हैं जिनकी एज क्या होती है 15 से 17 साल, तो 15 से 17 साल के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बेसिकली कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब उससे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको ये बोलूं सिंपल शब्दों में कि 15 से 17 साल के इंडिया में टोटल बच्चे हैं 500, कितने बच्चे हैं 500, और 500 में से 50 बच्चे स्कूल क्या करते हैं, अटेंड करते हैं। 15 से 17 साल के कितने बच्चे हैं 500, और 500 में से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं 50, तो मुझे बताइए कितना परसेंटेज हो गया 10%। इसका मतलब ये है कि आपका जो नेट अटेंडेंस रेशियो है वो कितना है 10% है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब बहुत कम है, तो मतलब बच्चे कम स्कूल जा रहे हैं तो कम पढ़ रहे हैं, अगर कम पढ़ेंगे तो हमारी कंट्री है वो भी क्या करेगी, कम डेवलपमेंट करेगी, ठीक है। तो नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होना चाहिए आपका, ज्यादा होना चाहिए, तभी कंट्री क्या होगी आपकी, डेवलप हो पाएगी। तो ये दोनों रेट क्या होनी चाहिए आपकी, ज्यादा, और जो पहली वाली रेट है IMR वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा होने पे क्या होगी, वो कंट्री डेवलप कहलाएगी। अभी 3 चीजें मैंने आपको बताई, अब 3 चीजों के बेसिस में आपको मैं करवा रहा हूँ कंपैरिजन, ठीक है। अब सुनना यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे 2 टेबल ली है यहाँ पे, एक तो यहाँ मैंने स्टेट और PCI, PCI का मतलब क्या है, पर कैपिटा इनकम। यहाँ पे 2 स्टेट है, हरियाणा और केरला, ठीक है। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि क्या इनकम के बेसिस पे ही हम कंट्रीज को कंपैरिजन करते हैं, क्या वो ठीक है, क्या इनकम के अलावा भी हमको कुछ अदर एस्पेक्ट्स ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि हरियाणा की इनकम कितनी है 3 लाख, यानी कि एक बंदा कितना कमा रहा है साल में 3 लाख, तो केरला का जो एक बंदा है वो कितना कमा रहा है 2 लाख। मुझे बताइए PCI के अकॉर्डिंग, यानी कि पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप है। सर आप बोलोगे हरियाणा, वहां के लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखना, अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज। अब यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज। कैसे, इस दूसरी टेबल को देखिए आप, यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे हरियाणा की IMR कितनी है 28, और केरला की कितनी है 6, यानी कि हरियाणा की IMR ज्यादा है, हरियाणा में बच्चे ज्यादा मर रहे हैं, जबकि केरला में बच्चे कम मर रहे हैं। तो केरला की हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, तो इसका मतलब इस IMR के अकॉर्डिंग क्या हो गई, केरला क्या होगी, ज्यादा अच्छा स्टेट है। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा दूसरा देखते हैं लिटरेसी रेट, हरियाणा में कितनी है 82, और केरला में कितने हैं 94, यानी कि 100 में से 94 लोग क्या है, एजुकेटेड है। तो केरला अगेन लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट ज्यादा बेटर है, केरला। बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो, 100 में से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं 15 से 17 साल के 73, जबकि केरला में कितने जा रहे हैं 94। अगेन यहाँ पे कौन सा स्टेट ज्यादा बेटर है, मुझे बताइए, अगेन यहाँ पे कौन सा स्टेट बेटर है, केरला। अब मुझे बताइए, अगर मैं इन तीनों चीजों को देखता हूं तो केरला बेटर नहीं कर रहा है, कौन बेटर नहीं कर रहा है, कौन सा स्टेट बेटर नहीं कर रहा है, केरला। लेकिन जब मैं केवल इनकम को देखता हूं तो कौन सा बेटर नहीं कर रहा है, हरियाणा। तो क्या हरियाणा को, क्या केवल इनकम के बेसिस पे ये कंक्लूजन निकालना कि हरियाणा बेटर है, क्या वो सही है, नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा बताइए, यहाँ पे आपका आंसर होगा केरला। केरला में इनकम थोड़ी कम भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे एजुकेशन भी क्या है ज्यादा, वहां पे हेल्थ फैसिलिटी भी क्या है अच्छी है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि केवल और केवल इनकम के बेसिस पे ये पता करना कि कंपैरिजन करना कंट्री को, ये कंट्री डेवलप है, वो बिल्कुल पागलपंती है, वो बिल्कुल बेवकूफी है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अच्छा अब होता क्या है यहाँ पे कि हमने 2 मेथड तो पढ़ लिए इनकम के बेसिस पे, सर टोटल इनकम और एवरेज इनकम, टोटल इनकम और एवरेज इनकम, ये तो हमने पढ़ लिए कि हमने इनकम के बेसिस पे क्या कर लिया, कंट्रीज को कंपैरिजन कर लिया। लेकिन मैंने बताया आपको कि इनकम के साथ साथ कुछ और एस्पेक्ट्स भी आपको ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। कैसे हेल्थ और एजुकेशन, इन सबको भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक ऐसा इंडिकेटर जिसमें इनकम भी हो, हेल्थ भी हो और एजुकेशन भी हो। इन तीनों को क्या किया हुआ है, इन तीनों को कंसिडर किया हुआ है, यानी कि इन तीनों को मिलाकर के एक ऐसा इंडिकेटर बना दिया गया कि जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रीज को कंपैरिजन कर सकते हैं। और उस इंडिकेटर का नाम होता है HDI। क्या होता है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस इंडेक्स में हम क्या करते हैं, इनकम भी लेते हैं, हेल्थ भी लेते हैं और एजुकेशन लेते हैं, और इन तीनों को मिला के क्या करते हैं, कंट्रीज को आपस में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। केवल और केवल इनकम के बेसिस पे क्या नहीं करते हैं, कंपैरिजन नहीं करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा बताइए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या होता है,
इसके थ्रू हम कैसे कंट्रीज को कंपैरिजन करते हैं और ये क्यों बेस्ट है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो नया टॉपिक है वो है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, HDI पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं आपको ये बता चुका हूं कि जो इनकम मेथड होता है, टोटल इनकम और एवरेज इनकम, ये एडुकेट मेथड नहीं होते हैं, सही मेथड नहीं होते हैं, क्योंकि वो केवल इनकम को कंसिडर करते हैं, हेल्थ को कंसिडर नहीं करते, एजुकेशन को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा इंडिकेटर पढ़ रहे हैं जिसमें तीनों चीजें हैं, इनकम भी है, हेल्थ भी है और एजुकेशन भी है। कैसे? देखो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि इनकम इज एन इनएडुकेट मेजर ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इनकम जो मेथड होता है वो इनएडुकेट होता है, ठीक है, सही नहीं होता। लेकिन जो ये मेथड है, ये वाला, इट कंसिडर 3 एस्पेक्ट्स, इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन। इस मेथड में, लेकिन HDI में हम तीनों चीजें कवर करते हैं, इनकम भी, हेल्थ भी और एजुकेशन भी। तो मुझे बताइए कौन सा मेथड ज्यादा बढ़िया है, इनकम मेथड यानी कि एवरेज इनकम वाला मेथड या फिर HDI वाला इंडिकेटर? बताओ कौन सा? सिंपल सी बात है, HDI वाला, क्योंकि इसमें तीनों एस्पेक्ट्स हैं, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है और इनकम भी है, जबकि इनकम मेथड में केवल इनकम को कंसिडर किया गया था। अच्छा, बात करते हैं कि HDI को पब्लिश कौन करता है। तो HDI को पब्लिश करता है UNDP। UNDP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। अच्छा, इनकम मेथड, जो इनकम होती है एवरेज इनकम, उसको कौन करता था? वर्ल्ड बैंक। ध्यान रखना इसको। और इसको कौन करता है HDI को? UNDP। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे अब कैसे HDI तीनों एस्पेक्ट्स को कैसे कवर करता है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, और HDI से हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज, HDI किसमें काम करता है? रैंक के बेसिस पे काम करता है। किसके बेसिस पे काम करता है? रैंक। तो HDI में हम रैंक देते हैं कंट्रीज को, जिसकी जितनी कम रैंक होती है उतना बढ़िया होता है, और जिसकी ज्यादा रैंक होती है उतना कम अच्छा, वो उतनी कम अच्छी कंट्री होती है बेसिकली। ठीक है, अब कैसे इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल ली है। अब यहाँ पे देखना, आपके पास यहाँ पे 4 कॉलम है। पहला कॉलम किसका है? कंट्री का। दूसरा आपके पास किसका है? पर कैपिटा। ऊपर लिखा हुआ है GNI। GNI को फिलहाल छोड़ दीजिए, आप आपके काम की चीज नहीं है। पर कैपिटा इनकम दी हुई यहाँ पे। पर कैपिटा इनकम समझ गए क्या होती है कि 1% कितना कमा रहा है। ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? हेल्थ फैसिलिटी। भाई इसका मतलब ये होता है कि एक बंदा जब पैदा हुआ है तो वो कितने साल में मर रहा है, कितने साल जी रहा है बेसिकली वो। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। मान के चलो कि इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स है। कितनी है? 70 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या है कि ऑन एन एवरेज एक बंदा जब पैदा होता है ना, तो कब तक जीता है? कितने साल जीता है वो? 70 साल जीता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अच्छा, एक चीज बताइए, जितनी हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा होंगी, अच्छी होंगी, तो बंदा ज्यादा साल जिएगा, और हेल्थ फैसिलिटी कम अच्छी होंगी तो आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी क्या रहेगी? कम रहेगी। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसको शो कर रही है? हेल्थ फैसिलिटी को, हेल्थ वाले एस्पेक्ट को क्या कर रही है? शो कर रही है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगला कौन सा है? अगला कॉलम अगर से मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबोव। ये क्या बोल रहा है कि 25 और अबोव यानी कि 25 साल और उससे ऊपर वाले लोग, कितने लोग हैं जो स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल। इसको सिंपल सा ऐसे समझ लीजिए कि 25 साल और उससे अधिक उम्र के जो लोग हैं वो कितने स्कूल में हैं, मतलब कितने एजुकेशन ले रहे हैं बेसिकली। इसको आप ऐसे समझ लीजिए। तो जो थर्ड वाला जो एस्पेक्ट है वो किससे रिलेटेड है? थर्ड वाला एस्पेक्ट है रिलेटेड किससे? एजुकेशन से। समझा क्या? तो देखो यहाँ पे तीनों एस्पेक्ट कवर हो गए। HDI में तीनों क्या हो गए? एस्पेक्ट कवर हो गए। पहला कौन सा कवर हो गया? पर कैपिटा यानी कि इनकम भी कवर हो गया। दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि हेल्थ भी कवर हो गया। और तीसरा कौन सा? स्कूलिंग यानी कि आपका एजुकेशन भी कवर हो गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? HDI में तीनों एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? कवर होते हैं। अब यहाँ पे देखना, हम दे रहे हैं इसको रैंक। क्या दे रहे हैं? रैंक। अब चेक करना, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे श्रीलंका की जो रैंक है, श्रीलंका की जो रैंक है पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, रैंक किस बेसिस पे दी गई है? पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो श्रीलंका की जो रैंक है पूरे वर्ल्ड में वो कौन से नंबर पे है? 78 नंबर पे है श्रीलंका। अच्छा, बात करते हैं इंडिया की। इंडिया कौन से नंबर पे? देखिए इंडिया आपका नंबर है, उसका इंडिया का नंबर है वो है 134, यानी कि रैंकिंग में बहुत पीछे है। इंडिया रैंकिंग में बहुत पीछे है। कौन से नंबर पे है? 134 से। श्रीलंका से तो बहुत पीछे है। ठीक है, अच्छा चेक करते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की रैंकिंग कितनी है बताइए? 129। बांग्लादेश की रैंकिंग कौन सी है? 129, यानी कि ये इंडिया से आ गया थोड़ा सा। इंडिया इससे भी पीछे है, बांग्लादेश से भी पीछे है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो मुझे बताइए बांग्लादेश से भी ज्यादा डेवलप कंट्री कौन सी, सॉरी इंडिया से भी ज्यादा डेवलप कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश और श्रीलंका। अब मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूँ, ध्यान रखना कैसे। इंडिया और बांग्लादेश को कंपेरिजन करना आप यहाँ पे। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश को जब आप कंपेरिजन करोगे तो आप एक बहुत आपको अच्छी चीज मिलेगी देखने को।
आप चेक करना कि बांग्लादेश की जो इनकम है वो कम है इंडिया से। चेक करो, जब आप दोनों को कंपैरिजन कर रहे हो इंडिया और बांग्लादेश को, तो आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस दिख रही होगी आपको कि बांग्लादेश की जो इनकम है वो इंडिया से कम है। फिर भी अगर आप रैंकिंग देखोगे बांग्लादेश की, वो इंडिया से बेटर है ना। बांग्लादेश कौन से नंबर पे है? 129। इंडिया कौन से नंबर पे है? 134। ऐसा क्यों? क्योंकि केवल इनकम को ही हमको चेक नहीं करना, अदर जो एस्पेक्ट्स है ना, हेल्थ और एजुकेशन, उसको भी क्या करना है? चेक करना है। और अदर दो जो एस्पेक्ट्स है, हेल्थ और एजुकेशन, उसमें कौन बेटर है? उसमें आपका बांग्लादेश बेटर है। कैसे? आप चेक कर लीजिए भाई, इनकम में तो आपका बांग्लादेश क्या है? कम है इंडिया से, ठीक है, मान के चलो ये हमने चेक कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसमें देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक बंदा कितने साल जी रहा है बांग्लादेश में? 73.7, और इसमें कितना जी रहा है इंडिया में? 67.7। तो बताइए हेल्थ फैसिलिटी कहां पे ज्यादा अच्छी है? बांग्लादेश में। समझ आ गया? दूसरा यहाँ पे चेक करिए एजुकेशन के मामले में। एजुकेशन के मामले में श्रीलंका, सॉरी, बांग्लादेश कितना है? 7.4, जबकि इंडिया की परसेंटेज कितनी है? 6.5। अब समझ रहे हो यहाँ पे, तो एजुकेशन के मामले में भी क्या है? बांग्लादेश ज्यादा आगे है इंडिया से। तो समझ रहे हो, तो इनकम के मामले में कम है, लेकिन अदर जो एस्पेक्ट्स है, हेल्थ और एजुकेशन, उसके मामले में बांग्लादेश क्या है? आगे। इसलिए इसका जो रैंकिंग है ना, वो इंडिया से क्या है? बेटर। तो आपको समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? केवल इनकम के बेसिस पर हम ये नहीं बोल सकते कि ये कंट्री ज्यादा बेटर है। तो आपको तीनों एस्पेक्ट्स क्या करने पड़ेंगे? चेक करने पड़ेंगे। तो अगर तीनों एस्पेक्ट्स को चेक कर रहे हैं हम, तो आप यहाँ पे आपको क्या मिला? यहाँ पे आपको ये मिला कि बांग्लादेश ज्यादा बेटर कंट्री है इंडिया के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? आपका HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे, आपने यहाँ पे दो चीज पढ़ी, एक तो पढ़ा आपने वर्ल्ड बैंक के बारे में, दूसरा पढ़ा आपने UNDP के बारे में। यानी कि एक तो होती है हमारे पास कौन सी रिपोर्ट? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक। और दूसरा होता है UNDP, जो पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ध्यान रखना, UNDP जो पब्लिश करता है वो कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह की रिपोर्ट होती है, एक तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट और दूसरी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यहाँ पे कई बार डिफरेंस पूछ लेता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पब्लिश करता है कौन? वर्ल्ड बैंक। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? UNDP। कौन पब्लिश करता है? UNDP। दूसरा, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में हम किसको कंसीडर करते हैं? केवल इनकम को। किसको कंसीडर करते हैं? केवल इनकम को। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में हम तीन एस्पेक्ट्स लेते हैं, इनकम, हेल्थ और एजुकेशन, इन तीनों को लेते हैं। समझ में आ गया डिफरेंस? तो ये आपका कभी डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया? आपका पूरा HDI के बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, तो दोस्तों हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट बचा हुआ है, दैट इज BMI। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। अब BMI होता क्या है? BMI वो इंडेक्स है जिसके थ्रू कोई भी पर्सन ये चेक कर सकता है कि उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसके अंदर वेट कितना होना चाहिए, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग बात कि मैं ये चेक कर सकता हूँ जो मेरी हाइट है इसके अकॉर्डिंग मेरा जो आइडियल वेट है, सही वेट कितना होना चाहिए? 65 होना चाहिए या 70 होना चाहिए, ठीक है। आप भी चेक कर सकते हो, कोई भी चेक कर सकता है, ठीक है। जैसे आप कई बार आपने देखा होगा, अगर आप जिम जाते हो, अच्छी जिम जाते हो, तो वहां पे क्या होता है, जो आपके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं जो एक्सरसाइज करवाते हैं, वो क्या करते हैं? पहले जिम वाले किसी भी बंदे का वेट चेक करते हैं, BMI चेक करते हैं। उसमें चेक करते हैं कि उसकी हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट है। अगर वेट सही नहीं है तो क्या करते हैं? उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? उसको डाइट देते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं। मतलब वहां पे क्या करते हैं? वो BMI चेक करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या, ये मेडिकल टर्म्स में इजाद किया गया है, एक टेक्निक है बेसिकली, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपनी हाइट का वेट चेक कर सकते हैं कि हमारा आइडियल वेट कितना होना चाहिए। तो मतलब ये जो काम करता है ना, ये इंडेक्स किस पे काम करता है? हाइट और वेट पे। इट इज रिलेटेड टू हाइट एंड वेट। और इसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि व्हाट शुड बी द वेट, मतलब हमारी हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए, ठीक है। तो आप भी चेक कर सकते हैं, मैं भी चेक कर सकता हूँ। अब चेक करने का तरीका क्या है? इसके एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला। क्या बताइए? आपको डिवाइड करना है वेट को हाइट से। वेट को हाइट से क्या करना है? डिवाइड करना है, सिंपल सा। लेकिन बात ध्यान क्या रखनी है इसमें? वेट आपको केजी में होना चाहिए और हाइट किस में होनी चाहिए? मीटर में, ध्यान रखना। और मीटर का क्या करना है? स्क्वायर। सिंपल सा आपके पास क्या आ जाएगा? BMI आ जाएगा। अब BMI आती, अब आप ये चेक कर सकते हो कि आप अंडरवेट हो या फिर ओवरवेट हो। कैसे? कुछ कैटेगरी बना दी। क्या बना दी? कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी है वो चेक कर लेते हैं। जैसे 5 कैटेगरी है, अगर जिसका BMI कितना है? लेस देन 18.5, तो वो बंदा क्या है? अंडरवेट है, उसका वेट कम है, मतलब उसको वेट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, वो पतला है। दूसरा क्या है? 18.5 से लेकर 24.9, तो उसका वो क्या है? वो नॉर्मल है, उसको वेट बढ़ाना भी नहीं है और कम भी नहीं करना, मतलब वो बंदा नॉर्मल है। अगर जिसका BMI कितना है? इस रेंज के बीच में ना, जैसे मेरा BMI इस रेंज के बीच में, ठीक है, तो मैं नॉर्मल हूँ। अगला कौन सा है? 25 से लेकर 29.5, जिसकी BMI इस रेंज में, मतलब वो मोटा है, वो ओवरवेट है। क्या लिखा हुआ है?
ओवरवेट, तो उसको अपना वेट कम करना है थोड़ा सा, तब वो क्या हो जाएगा, हेल्थी हो जाएगा, फिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे आपका बीएमआई बढ़ता जा रहा है ना, देखो 30 से 34.9, 35 से 39.9, अबव 40, जैसे जैसे आपका बीएमआई बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या होता जाएगा, आपकी ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, ओबेसिटी 1, ओबेसिटी 2, ओबेसिटी 3, मतलब आपका वेट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे वेट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका जो रिस्क लेवल है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आपकी जो बॉडी है आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। मतलब ये वैसे काम करता है जैसे आपका शुगर काम करता है ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, कि टाइप 1 जो शुगर होता है वो थोड़ा इजी होता है ठीक करना, टाइप 2 थोड़ा मुश्किल होता है, टाइप 3 को हम ठीक ही नहीं कर सकते, इस तरीके से। तो सेम यहाँ पे भी है, तो अगर आपका ओवरवेट है तो आप ठीक कर सकते हो, ओबेसिटी 1 आ गया तो भी आप ठीक कर सकते हो, ओबेसिटी 2 आ गया कंडीशन तो फिर मुश्किल होता है, ओबेसिटी 3 कंडीशन आ गई तो और भी क्या होता है, आपका मोटापे को कम करना मुश्किल हो जाता है। तो दिस इज द बीएमआई, ओके।